उस शाम रेडियो से जो आवाज आई थी वो किसी की समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो आवाज बुढ़िया रामकली के कानों तक पहुंची, उनके हाथ से चाय का कटोरा छूट गया। चाय जमीन पर गिरकर चारों तरफ फैल गई और पूरे आंगन में बैठे लोग एक साथ चुप हो गए, क्योंकि रेडियो पर किसी ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन जो आवाज आई थी वो किसी अपने की थी। अगर तुम अभी ये कहानी सुन रहे हो तो बस इतना करना, थोड़ा आराम से लेट जाओ, और अगर पास में कोई पुरानी आवाज सुनाई दे तो उसे अनसुना मत करना। आज की कहानी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलेगी। कहानी शुरू होती है बघेलपुर से। बघेलपुर एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि अगर तुम किसी पहाड़ी पर चढ़कर देखो तो पूरा गांव एक हथेली में समा जाए। चारों तरफ खेत थे। उत्तर की तरफ एक पुराना आम का बाग था जिसकी जड़ें इतनी मोटी हो गई थी कि बच्चे उन पर चढ़ उतर कर खेला करते थे। दक्षिण की तरफ एक छोटी सी नदी बहती थी जिसे गांव वाले धरनी कहते थे। धरनी बरसात में उफनती थी और गर्मियों में सिकुड़ जाती थी, लेकिन पूरी तरह सूखती कभी नहीं थी। गांव में कुल 63 घर थे, कच्चे भी पक्के भी। कुछ घरों की छतें टूटी थी, कुछ की दीवारें दरकी हुई थी, लेकिन हर घर के आगे एक छोटी सी चौपाल थी जहां शाम होते ही लोग आकर बैठ जाते थे। और गांव के बिल्कुल बीचों बीच था रामलाल पंडित का घर। रामलाल पंडित का घर इसलिए खास नहीं था कि वो बड़ा था या पक्का था, वो इसलिए खास था क्योंकि उस घर के बाहर चबूतरे पर एक पुराना रेडियो रखा था। वो रेडियो कब से था किसी को ठीक ठीक याद नहीं था। रामलाल खुद कहते थे कि ये रेडियो उनके बाप के वक्त से है। उनके बाप कहते थे कि ये उनके बाप के वक्त से है, यानी कम से कम 3 पीढ़ियां उस रेडियो को देख चुकी थी और तीनों पीढ़ियों ने उसे बड़े जतन से रखा था। रेडियो की काया लकड़ी के एक मोटे फ्रेम में थी। सामने की जाली पीली पड़ गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। बाईं तरफ एक बड़ा नॉब था जिसे घुमाकर चैनल बदला जाता था, और दाईं तरफ एक छोटा नॉब था आवाज के लिए। उस छोटे नॉब को जितना घुमाओ आवाज उतनी तेज होती थी, लेकिन रामलाल उसे कभी ज्यादा नहीं घुमाते थे। वो कहते थे आवाज इतनी हो कि सुनाई दे, इतनी ना हो कि चौंका दे। शाम के 5 बजते ही रामलाल रेडियो चालू करते थे और फिर गांव भर के लोग धीरे धीरे आने लगते थे। पहले आते थे बच्चे, वो रेडियो के पास बैठ जाते थे और उसकी जाली से झांकने की कोशिश करते थे जैसे अंदर कोई बैठा हो। फिर आती थी औरतें, अपने हाथ में काम लेकर, कोई सब्जी काट रही होती, कोई ऊन बुन रही होती। फिर आते थे मर्द अपनी बीड़ी सुलगाते हुए, और सबसे आखिर में आते थे बुजुर्ग, धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए, जैसे जमीन को भी बता रहे हों कि हम आ रहे हैं। उस चबूतरे पर रोज शाम एक छोटा सा संसार बसता था। रामलाल की पत्नी सुमित्रा, गांव वाले उन्हें सुमित्री काकी कहते थे, हर शाम एक बड़ी सी पतीली में चाय बनाती थी। वो चाय साधारण नहीं थी, उसमें अदरक होती थी, इलायची होती थी और थोड़ा सा गुड़। जब वो पतीली उबलती थी तो उसकी खुशबू आधे गांव तक पहुंच जाती थी, और लोग कहते थे कि सुमित्री काकी की चाय की खुशबू ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर खुशबू आ रही है तो शाम हो गई है। उस चबूतरे पर बैठकर लोग रेडियो सुनते थे। खबरें आती थी तो सब चुप हो जाते थे। गाने आते थे तो कोई न कोई धीमे से थिरकने लगता था। नाटक आते थे तो बच्चे मुंह खोलकर सुनते थे, जैसे अंदर का दृश्य उनकी आंखों के सामने चल रहा हो। और इस सब के बीच एक आदमी हमेशा चुप रहता था। उसका नाम था शिवदीन। शिवदीन की उम्र कोई 50 के आसपास होगी। गेहुआ रंग, चौड़े कंधे, माथे पर एक पुरानी चोट का निशान। वो रामलाल का पड़ोसी था और हर शाम सबसे आगे आकर बैठता था, लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं था।
बस सुनता था। गांव वाले जानते थे कि शिवदीन क्यों नहीं बोलता। 5 साल पहले उसका बेटा मनोज शहर गया था काम की तलाश में, और फिर वापस नहीं आया। न चिट्ठी आई न खबर। शिवदीन की पत्नी पार्वती रोज सुबह शाम राह देखती थी। शिवदीन खुद भी देखता था, लेकिन चुपचाप। रेडियो से कभी कभी ऐसे कार्यक्रम आते थे जिनमें बिछड़े हुए लोगों के नाम पुकारे जाते थे। उन कार्यक्रमों में शिवदीन और भी ध्यान से सुनता था, जैसे हर नाम के बाद एक सांस रोकता था। सोचता था अगला नाम मनोज का होगा, लेकिन अब तक मनोज का नाम नहीं आया था। उस शाम भी सब ऐसे ही बैठे थे। अगहन का महीना था। ठंड धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी बैंगनी रंग फैला हुआ था। खेतों से गेहूं की हल्की सी खुशबू आ रही थी, वो खुशबू जो नई फसल के साथ आती है। दूर से किसी के खेत की मिट्टी पलटने की आवाज आ रही थी, कुदाल की थाप की तरह। रामलाल ने रेडियो का नॉक घुमाया। पहले थोड़ी खड़खड़ाहट आई, फिर एक गाना शुरू हुआ। पुराना गाना था। कोई पहचान गया, कोई नहीं पहचाना, लेकिन धुन सुनकर बुढ़िया रामकली ने आंखें बंद कर ली और उनके होंठ हिलने लगे। रामकली गांव की सबसे उम्रदराज औरत थी। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं था। वो खुद भी भूल गई थी। उनकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज थी और उनकी याददाश्त उससे भी तेज। गाना खत्म हुआ। रामलाल ने नॉब घुमाया। दूसरा चैनल। खड़खड़ाहट, फिर खड़खड़ाहट, फिर एक आवाज, लेकिन वो आवाज किसी उद्घोषक की नहीं थी, किसी गायक की नहीं थी। वो एक आम आवाज थी, एक इंसान की आवाज, थोड़ी कपपाती हुई, थोड़ी दूर से आती हुई, जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन से निकल रही हो। आवाज ने कहा, मां, मैं ठीक हूं। बस इतना। और फिर खड़खड़ाहट। उस एक पल में सारा चबूतरा जम गया। बच्चे रुक गए, औरतें रुक गई, मर्द रुक गए। सुमित्री काकी की चाय की पतीली का धुआं उठता रहा, लेकिन कोई नहीं बोला। और शिवदीन की आंखें रेडियो पर टिकी थी। उसके जबड़े भिंचे हुए थे, उसकी मुट्ठियां बंद थी। रामकली के हाथ से कटोरा छूट गया। चाय खैल गई, गर्म चाय जमीन पर बह गई, लेकिन रामकली उस तरफ नहीं देखी। उनकी नजर रेडियो पर थी। उन्होंने धीमे से कहा, ये आवाज, और वो रुक गई। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी जगन्नाथ दादा, जो अपनी लाठी टेकते हुए आए थे और चबूतरे के एक कोने में बैठे थे, उन्होंने रामकली की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे कुछ कह दिया। रामलाल ने नॉब वापस घुमाया। वही चैनल, वही खड़खड़ाहट। आवाज नहीं। दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा। आवाज नहीं। शायद हवा थी। किसी ने कहा, हवा नहीं बोलती। किसी और ने जवाब दिया। शिवदीन उठा। वो रेडियो के पास गया। उसने अपनी उंगली उस नॉब पर रखी जिसे रामलाल घुमाते थे, लेकिन घुमाया नहीं, बस उंगली रखी रही। उसकी पत्नी पार्वती, जो थोड़ी देर पहले अपनी सहेली से बात कर रही थी, अब चुपचाप अपने पति के पास आ गई। उसने शिवदीन की बाह पर हाथ रखा। उस हाथ में सवाल था। शिवदीन ने उसकी तरफ देखा। मनोज की आवाज थी। पार्वती ने धीमे से पूछा। शिवदीन ने जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं बैठ गया, रेडियो के सामने, और अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात बघेलपुर में किसी ने जल्दी खाना नहीं खाया। किसी के घर जल्दी चूल्हा नहीं जला। सब लोग उसी चबूतरे पर देर तक बैठे रहे। रेडियो चलता रहा। कभी खबरें, कभी गाने, कभी खड़खड़ाहट, लेकिन वो आवाज दोबारा नहीं आई। रात के 9 बजे जब रामलाल ने रेडियो बंद किया, तो सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दी, और उस उल्लू की आवाज में भी जैसे एक सवाल था।
बघेलपुर में रेडियो का इतिहास उतना ही पुराना था जितनी रामलाल की दादी की कहानियां। रामलाल के दादा स्वर्गीय हरिप्रसाद पंडित शहर से वो रेडियो लेकर आए थे। कब, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन हरिप्रसाद बताते थे कि जिस दिन वो रेडियो घर लाए, उनकी मां ने उसे देखकर कहा था, ये क्या डिब्बा है। हरिप्रसाद ने रेडियो चालू किया था। जैसे ही आवाज निकली, उनकी मां पीछे हट गई थी और बोली थी, इसके अंदर कोई बैठा है। हरिप्रसाद हंसते हंसते कहते थे, नहीं मां, ये तरंगे हैं, दूर कहीं से आती हैं, हवा में उड़ती हैं। रेडियो उन्हें पकड़ लेता है। उनकी मां को ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रेडियो से प्यार हो गया था। वो रोज उसके पास बैठती थी और सुना करती थी। अब हरिप्रसाद नहीं थे, उनकी मां भी नहीं थी। रामलाल के पिता भी जा चुके थे, लेकिन रेडियो था। रामलाल कभी कभी सोचते थे, इस रेडियो ने कितनी आवाजें सुनी होंगी, कितनी खबरें, कितने गाने, कितने नाटक, और जिन लोगों ने इसे सुना वो सब कहाँ गए। लेकिन ये सवाल वो अकेले में सोचते थे, किसी से नहीं कहते थे। उस रात जब सब चले गए, रामलाल अकेले चबूतरे पर बैठे रहे। सुमित्री काकी ने अंदर से आवाज दी, खाना ठंडा हो रहा है, आता हूं। रामलाल ने कहा, लेकिन वो उठे नहीं। उन्होंने रेडियो को देखा, उसकी जाली को, उसके नॉब को, उस पुरानी लकड़ी को जो अब थोड़ी थोड़ी दरकने लगी थी। तूने आज क्या किया? उन्होंने रेडियो से धीमे से पूछा। रेडियो ने जवाब नहीं दिया। रामलाल हंसे, अपने आप हंसे, फिर उठे और अंदर चले गए। लेकिन वो आवाज, मां, मैं ठीक हूं, उनके दिमाग में बजती रही। अगले दिन सुबह बघेलपुर में सुबह धीरे धीरे आती थी। पहले पंछी जागते थे, फिर मुर्गा बांग देता था, फिर धुआं उठने लगता था। पहले एक घर से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और देखते देखते पूरे गांव के ऊपर एक हल्की सी धुंध छा जाती थी, जैसे गांव अभी भी नींद में हो। रामलाल उठे तो देखा कि शिवदीन उनके घर के बाहर खड़ा था। रामलाल को अचरज हुआ, शिवदीन इतनी सुबह, सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। शिवदीन, रामलाल ने कहा, क्या हुआ? शिवदीन ने जवाब नहीं दिया, उसने बस रेडियो की तरफ देखा। रामलाल समझ गए। चाय पीते हो? उन्होंने पूछा। शिवदीन ने सिर हिलाया। दोनों चबूतरे पर बैठ गए। सुमित्री काकी ने चाय बनाई। अदरक और इलायची की वो जानी पहचानी खुशबू फिर हवा में घुली। सर्दी की सुबह में वो खुशबू और भी गाढ़ी लगती थी। चाय आई, दोनों ने पिया चुपचाप। आखिर में शिवदीन ने कहा, रामलाल भाई, वो आवाज, हाँ, वो मनोज की थी। रामलाल ने एक पल रुककर कहा, तुम पक्का कह सकते हो? शिवदीन ने अपनी चाय की प्याली हाथ में लेकर कहा, बाप अपने बेटे की आवाज नहीं पहचानेगा? रामलाल के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन रामलाल ने धीरे से कहा, वो मां बोल रहा था। शिवदीन की आंखें भर आई। उसने उन्हें पूछा नहीं, बस चाय की प्याली को देखता रहा। उसने कहा, मां को बोल रहा था, मुझे नहीं। उस एक वाक्य में बहुत कुछ था। रामलाल ने शिवदीन के कंधे पर हाथ रखा और दोनों चुप बैठे रहे, सुबह की ठंड में चाय की गर्माहट के साथ। उसी सुबह गांव में ये बात फैल गई। शिवदीन को पक्का लगता है कि कल रेडियो पर मनोज की आवाज थी, और गांव के लोगों ने अलग अलग तरह से इसे लिया। कुछ लोगों ने कहा, हो सकता है रेडियो अजीब अजीब आवाजें लाता है, शायद कहीं कोई बोल रहा था और तरंगे इधर आ गई। कुछ लोगों ने कहा, नहीं, ये सब मन का वहम है, 5 साल से बेटे को याद कर रहे हैं, तो हर आवाज में मनोज सुनाई देगा। और कुछ लोगों ने, बहुत कम लेकिन थे, कहा, रेडियो में सच में कुछ होता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पुरानी चीजें आत्मा पकड़ लेती है।
रामकली, जिनके हाथ से कल चाय का कटोरा छूटा था, कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन वो सुबह ही रामलाल के घर आ गई। रामलाल उन्हें देखकर उठे। काकी, आइए, बैठिए। रामकली ने कहा, बैठना नहीं है, बस एक बात पूछनी है। पूछिए। रामकली ने रेडियो की तरफ देखा, फिर रामलाल की तरफ। वो रेडियो कब से हैं? उन्होंने पूछा। रामलाल ने कहा, दादाजी के वक्त से। और दादाजी से पहले? रामलाल रुके। मुझे नहीं पता, दादाजी ने शहर से लाया था, यही सुना है। रामकली ने सिर हिलाया, कुछ और कहा नहीं, लेकिन जाते जाते रुक गई। एक बात और, उन्होंने कहा, हाँ, वो आवाज जो कल आई थी, उसमें सिर्फ मां और ठीक हूं था। रामलाल ने सोचा, हाँ, बस इतना ही। रामकली ने धीमे से कहा, मुझे लगा कि उसमें एक और शब्द था। कौन सा? रामकली मुड़ी और चली गई। रामलाल देखते रह गए। क्या था वो एक और शब्द? उस दिन शाम को शिवदीन की पत्नी पार्वती गांव की पंचायत में गई। पंचायत में 5 आदमी थे। गांव के मुखिया हरखू सिंह, उनके साथ 2 और पुराने आदमी और जगन्नाथ दादा। 5वां आदमी पंचायत का लिखापढ़ी करने वाला रमेश मास्टर। पार्वती ने कहा, मुखिया जी, कल रेडियो पर एक आवाज आई। मेरे पति को लगता है कि वो हमारे बेटे की थी। क्या कुछ हो सकता है? क्या रेडियो से कोई संपर्क हो सकता है? हरखू सिंह ने एक पल सोचा। वो चालाक आदमी था, लेकिन बेईमान नहीं था। पार्वती, उसने कहा, रेडियो एक यंत्र है, उसमें आत्माएं नहीं आती। लेकिन पार्वती ने आगे झुककर पूछा, लेकिन कभी कभी तरंगे अजीब काम करती हैं। मैंने सुना है कि पुराने रेडियो किसी किसी वक्त दूर की आवाजें पकड़ लेते हैं। शायद मनोज कहीं किसी रेडियो स्टेशन के पास था और उसकी आवाज इधर आ गई। रमेश मास्टर ने कहा, या शायद मनोज ने खुद किसी रेडियो स्टेशन पर कुछ बोला हो। कुछ छोटे स्टेशन होते हैं जो आम लोगों को भी बोलने देते हैं। पार्वती की आंखें चमकी। जगन्नाथ दादा, जो अब तक चुप थे, बोले, या कुछ और था। सब उनकी तरफ मुड़े। जगन्नाथ दादा ने लाठी से जमीन पर एक रेखा खींची। मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैंने बहुत चीजें देखी हैं, और मैंने ये भी देखा है कि जब कोई अपने को याद करे बहुत जोर से, बहुत सच्चाई से, तो उसकी आवाज दूरी तोड़ देती है। वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसका मतलब? हरखू ने पूछा। जगन्नाथ ने कहा, इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैं जो देखा बताया। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। उस रात से बघेलपुर में एक अजीब सा माहौल बन गया। रेडियो के आसपास अब पहले से ज्यादा लोग आने लगे। पहले शाम को 5 बजे आते थे, अब 4 बजे ही आ जाते थे। पहले खाना खाने के बाद चले जाते थे, अब देर रात तक रुकते थे, और सबके कान रेडियो पर लगे रहते थे। शिवदीन हर शाम सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। पार्वती भी आती थी। कभी कभी दोनों साथ बैठते थे, कभी कभी अलग। रामलाल देखते थे और कुछ नहीं कहते थे। तीसरे दिन की शाम, सूरज ढलने वाला था। आसमान में बादल थे, पतले पतले, जैसे किसी ने रुई को खींचकर फैला दिया हो। हवा में नमी थी। ठंड थोड़ी कम थी उस शाम। रेडियो चल रहा था। एक पुराना फिल्मी गाना था। किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं। और फिर खड़खड़ाहट और आवाज। इस बार आवाज थोड़ी लंबी थी। मां, मैं ठीक हूं, यहां बहुत काम है, घबराना मत, बाबा को कहना। और फिर खड़खड़ाहट और खामोशी। पार्वती खड़ी हो गई। शिवदीन, सुना? सुना? शिवदीन की आंखें बंद थी। उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके गाल पर एक आंसू था। रामकली ने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। जगन्नाथ दादा ने लाठी पकड़ी और धीरे से कहा,
बाबा को कहना, क्या कहना था, लेकिन आवाज जा चुकी थी और वो सवाल हवा में लटका रह गया। उस रात रामलाल बहुत देर तक जागे। सुमित्री काकी सो गई थी। घर में सन्नाटा था। बाहर से कभी कभी हवा की आवाज आती थी, पत्तों के बीच से गुजरती हुई। रामलाल ने रेडियो को देखा, उसकी जाली को, उसके नॉब को। उन्होंने धीरे से नॉब घुमाया। खड़खड़ाहट, गाना, खड़खड़ाहट, खबरें, खड़खड़ाहट, और फिर कुछ नहीं। रामलाल ने रेडियो बंद किया। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो रहा है? हर बार शाम को जब सब लोग यहां होते हैं तभी आवाज आती है, रात को नहीं, सुबह को नहीं, अकेले में नहीं। क्या रेडियो को लोगों की जरूरत थी या लोगों को रेडियो की? रामलाल को याद आया कि उनके दादा एक बात कहते थे, रेडियो सिर्फ यंत्र नहीं है, ये एक रिश्ता है। जितना प्यार दोगे उतना लौट आएगा। उस वक्त रामलाल को ये बात बच्चों जैसी लगी थी, लेकिन आज रात उन्हें कुछ और लगा। चौथे दिन कुछ अलग हुआ। वो आवाज नहीं आई। पूरी शाम रेडियो पर गाने और खबरें आती रहीं, लेकिन वो खड़खड़ाहट नहीं आई जिसके बाद वो आवाज आती थी। शिवदीन वही बैठा रहा देर तक, बहुत देर तक। 9 बज गए, 10 बज गए। रामलाल ने कहा, शिवदीन चलो अब, ठंड बढ़ रही है। शिवदीन ने कहा, थोड़ा और। रामलाल चुप हो गए। 11 बजे शिवदीन उठा। जाने से पहले उसने रेडियो को देखा और उसने बहुत धीमे से, इतने धीमे से कि सिर्फ रेडियो सुन सके, कहा, ठीक है बेटा, तू ठीक है तो मैं ठीक हूं। और वो चला गया। रामलाल की आंखें भर आई। 5वें दिन वो दिन था जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह के वक्त एक आदमी बघेलपुर में आया। वो गांव का नहीं था। उसके कपड़े शहरी थे। हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने पहले घर वाले से पूछा, रामलाल पंडित का घर? उस घर वाले ने रामलाल के घर की तरफ इशारा किया। वो आदमी रामलाल के घर आया। रामलाल बाहर थे। आप रामलाल जी हैं? उसने पूछा। हाँ, मेरा नाम विनय है, मैं शहर से आया हूं। मेरे साथ। उसने पीछे मुड़कर देखा और रामलाल ने देखा। एक नौजवान था, थका हुआ, दुबला पतला, लेकिन चेहरे पर एक राहत थी। वो नौजवान धीरे धीरे आगे आया। रामलाल ने उसे पहचाना तो नहीं, लेकिन कुछ लगा। वो नौजवान बोला, काका, मैं मनोज हूं, शिवदीन काका का बेटा। रामलाल के पैर जहां थे वहीं जम गए। मनोज, 5 साल बाद। रामलाल उसे देखते रहे। एक पल के लिए लगा जैसे सपना है, जैसे ये हो नहीं सकता, लेकिन वो लड़का वहां खड़ा था, असली, जीता जागता, थका हुआ, लेकिन था। मनोज, रामलाल ने कहा। उनकी आवाज कब आई। हाँ काका। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। वो गले नहीं लगाते थे, कभी नहीं। वो उस किस्म के आदमी नहीं थे जो लोगों को गले लगाते हों, लेकिन उस पल उन्हें कुछ और सूझा ही नहीं। मनोज भी रुक नहीं पाया। उसने भी रामलाल को पकड़ लिया। दोनों एक पल के लिए वहीं खड़े रहे। फिर रामलाल ने उसे छोड़ा, आंखें पोंछी और मुड़कर अंदर की तरफ आवाज दी, सुमित्री। सुमित्री काकी अंदर से आई। मनोज को देखा, एक पल रुकी और फिर वो भी रोने लगी। अरे बेटा, अरे बेटा, वो बस यही कहती रही। विनय एक तरफ खड़ा था। वो थोड़ा असहज था, जैसे किसी के घर के बहुत जरूरी पल में गलती से घुस गया हो। रामलाल ने उसे याद किया। आइए भाई, बैठिए, आप भी थके हुए होंगे। विनय बैठा। पानी लाओ। रामलाल ने सुमित्री को कहा। नहीं, चाय बनाती हूं। सुमित्री ने कहा,
और आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई। रामलाल ने मनोज को देखा। करीब से वो बदल गया था। 5 साल में जब गया था तो उसके चेहरे पर लड़कपन था। अब वहां एक थकान थी जो लड़कपन के बाद आती है। कहा था? रामलाल ने पूछा। पहले मुंबई, मनोज ने कहा, फिर सूरत, फिर दिल्ली। खबर क्यों नहीं दी? मनोज ने नजरें झुकाई। काका, शुरू में सोचा जल्दी पैसे कमाऊंगा और लौटूंगा। फिर काम नहीं मिला, फिर मिला तो इतना कम था कि शर्म आती थी। फिर जब ठीक हुआ तो इतने साल हो गए थे कि घर जाने से डर लगने लगा। रामलाल ने कुछ नहीं कहा। मनोज ने आगे कहा, मां बाबा ने क्या सोचा होगा? यही डर था कि लौटूंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। और अब क्या हुआ? रामलाल ने पूछा। मनोज ने थोड़ा रुककर कहा, रेडियो। रामलाल की भौहें उठ गई। मनोज ने विनय की तरफ देखा। विनय ने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, तुम बताओ। मनोज ने कहा, दिल्ली में मैं जहां काम करता था वहां पास में एक छोटा सा रेडियो स्टेशन था। सामुदायिक रेडियो था। वो लोग आम लोगों को भी बोलने देते थे, अपने घर वालों को संदेश देने का मौका देते थे। एक दिन मैं वहां गया। रामलाल की सांसें रुक गई। मैंने मां के लिए बोला। मनोज ने कहा, बस इतना कि मां, मैं ठीक हूं। और बाबा को कहना कि मैं आ रहा हूं। रामलाल ने धीमे से कहा, बाबा को कहना। मनोज ने हां में सिर हिलाया। हां, यही बोला था। पूरा नहीं आया क्या? रामलाल ने कहा, आधा आया। बाबा को कहना तक आया। उसके बाद खड़खड़ाहट हो गई। मनोज ने एक लंबी सांस ली। तो मां ने सुना? रामलाल ने कहा, पूरे गांव ने सुना। मनोज की आंखें बंद हो गई। उसी वक्त सुमित्री काकी चाय लेकर आई। रामलाल ने कहा, सुमित्री, पहले शिवदीन के घर जाओ, पार्वती को बुलाओ। सुमित्री ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जाओ बस, कहो कि कोई आया है। सुमित्री ने रामलाल का चेहरा देखा, कुछ समझ गई, चाय रख कर चली गई। वो पल जब पार्वती आई, वो पल शब्दों में नहीं आता। वो दरवाजे पर आई तो उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। रामलाल ने क्यों बुलाया? क्या हुआ? फिर उसने देखा, मनोज। पार्वती के पैर जहां थे वहीं रुक गए। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मनोज उठा। उसने 2 कदम बढ़ाए। मां, पार्वती टूट गई। वो रोई नहीं, वो बह गई। जैसे 5 साल का रोना एक साथ आ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस मनोज को पकड़ लिया दोनों हाथों से कसकर, जैसे अब नहीं छोड़ेगी। रामलाल और विनय वहां से हट गए। कुछ पलों को उनकी जरूरत नहीं थी। जब शिवदीन आया तो रामलाल को खुद नहीं पता कि उसे किसने बताया। शायद किसी ने देखा और दौड़कर बताया। गांवों में खबर पाव लगाकर चलती है। शिवदीन चबूतरे पर आया। उसके चेहरे पर सवाल था। और फिर उसने देखा, मनोज अंदर से निकल रहा था। पार्वती उसके साथ थी। शिवदीन रुक गया। वो आगे नहीं बढ़ा। मनोज ने बाप को देखा, वो भी रुक गया। दोनों के बीच कुछ फीट की दूरी थी, लेकिन उस दूरी में 5 साल थे। मनोज ने कहा, बाबा। शिवदीन ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने बस मनोज को देखा, सिर से पांव तक, जैसे गिन रहा हो कि सब ठीक है, जैसे पक्का करना हो कि वो असली है। फिर शिवदीन ने एक गहरी सांस ली और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मनोज ने उस हाथ को पकड़ लिया। शिवदीन ने कहा, घर चल, बस इतना। और दोनों, शिवदीन, मनोज और पार्वती, घर की तरफ चल दिए। रामलाल चबूतरे पर खड़े देखते रहे। विनय उनके पास आया। बहुत अच्छा परिवार है, उसने कहा। रामलाल ने कहा, हाँ, मैं दिल्ली में मनोज का दोस्त हूं। हम एक ही किराए के कमरे में रहते थे।
जब वो रेडियो स्टेशन से वापस आया तो उसने मुझे बताया कि उसने क्या बोला। मैंने कहा, बस अब मत रुको, घर जाओ, मैं साथ चलता हूं। रामलाल ने विनय को देखा। तुम पहले मिले नहीं? नहीं, मनोज ने कभी गांव के बारे में ज्यादा बात नहीं की। कहता था दर्द होता है। रामलाल ने सिर हिलाया। वो समझ रहे थे। उस शाम गांव में एक अलग ही माहौल था। खबर फैल गई, मनोज आ गया, शिवदीन का बेटा आ गया, और सब लोग जो रोज आते थे, जो कभी कभी आते थे, जो पहले कभी नहीं आए थे, सब रामलाल के चबूतरे पर आ गए। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों आए, बस आ गए। सुमित्री काकी ने बड़ी पतीली में चाय बनाई, फिर दोबारा बनाई, फिर तीसरी बार बनाई। अदरक इलायची की वो खुशबू पूरे चबूतरे पर फैली रही। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, औरतें आपस में बातें कर रही थी, धीमे से लेकिन आंखों में खुशी लेकर। मर्द बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। रेडियो चल रहा था। एक पुराना गाना था, कोई फिल्मी गाना नहीं था, एक लोकगीत था। किसी ने पहचाना, किसी ने धीरे धीरे साथ गाना शुरू किया। रामकली बैठी थी, उनकी आंखें बंद थी, होंठ हिल रहे थे। जगन्नाथ दादा अपनी लाठी टेके बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। और थोड़ी देर बाद शिवदीन, पार्वती और मनोज भी आए। जब मनोज उस चबूतरे पर पहुंचा तो एक पल के लिए सब रुक गए। फिर हरखू मुखिया ने कहा, आ गए बेटा। मनोज ने कहा, आ गया। बस इतना काफी था। मनोज रेडियो के पास बैठ गया। उसने उसे देखा, पुरानी जाली, लकड़ी का फ्रेम, वो नॉब जिसे दादाजी ने छुआ था, फिर पिताजी ने, फिर रामलाल काका ने। मनोज ने धीरे से रेडियो को छुआ। ठंडा था, लकड़ी का वो छूना जो पुरानी चीजों में होता है। रामलाल ने देखा और मुस्कुराए। शिवदीन पास बैठ गया, बेटे के पास। पहली बार 5 साल में वो दोनों एक साथ बैठे थे। उस रात रेडियो देर तक चला। गाने आए, खबरें आई, एक नाटक आया जिसे बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना। और जब रात गहरी हुई तो एक एक करके लोग उठने लगे। जाते जाते सबने मनोज को देखा। किसी ने कंधा थपथपाया, किसी ने सिर पर हाथ रखा, किसी ने बस मुस्कुराया। रामकली उठीन, वो मनोज के पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। मनोज ने उनके पांव छुए। रामकली ने कहा, जो पूरा नहीं आया रेडियो में वो यहां आ गया। मनोज ने ऊपर देखा। रामकली ने कहा, तुमने कहा था बाबा को कहना कि मैं आ रहा हूं। मनोज की आंखें भर आई। हां, उसने कहा। वो पहुंच गया। रामकली ने शांत आवाज में कहा, तरंगे थोड़ी देर लेती है लेकिन पहुंचती है। और वो मुड़ गई। जगन्नाथ दादा उठते हुए बोले, मैंने कहा था। हरखू ने हंसते हुए कहा, हाँ दादा, तुमने कहा था। और धीरे धीरे सब चले गए। रामलाल ने रेडियो बंद किया। अंधेरा, ठंडी हवा, दूर किसी झिंगुर की आवाज। रामलाल ने रेडियो को देखा। आज तूने अच्छा किया, उन्होंने कहा। रेडियो चुप रहा। रामलाल मुस्कुराए और अंदर चले गए। अगले कुछ दिन बघेलपुर में जैसे एक नई हवा बह रही थी। मनोज घर में था। पार्वती, जो 5 साल से हर सुबह राह देखती थी, अब सुबह उठती तो पहला काम मनोज के लिए चाय बनाना था। वो आंगन में बैठता था धूप में और चाय पीता था। और पार्वती पास बैठकर उसे देखती रहती थी, जैसे अभी भी यकीन न हो। शिवदीन ने पहले दिन कुछ नहीं पूछा, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन शाम को जब दोनों खेत की मेड़ पर बैठे थे और खेतों में गेहूं की हरी भरी फसल देख रहे थे, तब शिवदीन ने पूछा, 5 साल में क्या किया? मनोज ने बताया, सब कुछ। मुंबई का काम, सूरत की भागदौड़, दिल्ली की छोटी सी नौकरी। कैसे एक कमरे में 4 लोग रहते थे,
कैसे सर्दियों में कंबल नहीं होता था, कैसे एक बार बीमार पड़ा और विनय ने अपनी जेब से दवाई दिलाई। शिवदीन सुनता रहा, बीच में नहीं टोका। जब मनोज खत्म हुआ तो शिवदीन ने एक पल रुककर कहा, आगे क्या सोचा है? यही रहूंगा, खेती करूंगा। शिवदीन ने मेड़ पर पड़ी एक मिट्टी की ढेली उठाई, उसे हाथ में घुमाया, फिर नीचे रख दी। अच्छा किया, उसने कहा। बस इतना। मनोज की आंखें भर आई। बाप से माफी नहीं मांगी, बाप ने माफी का इंतजार भी नहीं किया। वो दोनों उस किस्म के आदमी नहीं थे, लेकिन उस एक मेड़ पर उस शाम जो हुआ वो माफी से बड़ा था। रेडियो के चबूतरे पर अब एक बात हर रोज होने लगी। लोग आते, चाय पीते, रेडियो सुनते, लेकिन अब एक काम और होता था। मनोज की कहानी सुनाई जाती थी, थोड़ी थोड़ी, हर रोज एक नया हिस्सा। मनोज पहले नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे बोलने लगा। उसने बताया कि मुंबई में समुद्र किस तरह का होता है, बड़ा, गहरा और डरावना। उसने बताया कि सूरत में हीरे के कारखाने होते हैं, जहां रोशनी इतनी तेज होती है कि आंखें थक जाती हैं। उसने बताया कि दिल्ली में सर्दी इतनी होती है कि सुबह 5 बजे जब काम पर जाओ तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। बच्चे मुंह खोलकर सुनते थे, बुजुर्ग सिर हिलाते थे, और रामकली एक कोने में बैठी सबको देखती रहती थी। एक दिन रामकली ने मनोज से कहा, तुमने जो दिल्ली में रेडियो स्टेशन में बोला वो कैसे बोला? मनोज ने कहा, एक लड़की थी वहां, उसने माइक के सामने बिठाया, कहा जो कहना है कहो। मैंने सोचा नहीं, बस बोल दिया। डर नहीं लगा? लगा, लेकिन मां का चेहरा आया मन में और डर चला गया। रामकली ने एक पल चुप रहकर कहा, तरंगे मां तक पहुंचती है, यही होता है। मनोज मुस्कुराया। उस दिन के बाद से रामकली और मनोज में एक अजीब सा रिश्ता बन गया। रामकली उसे कहानियां सुनाती थी, इस रेडियो की, इस गांव की, उन लोगों की जो अब नहीं थे, और मनोज ध्यान से सुनता था। विनय 3 दिन रुका। 3 दिन में वो बघेलपुर का हिस्सा हो गया। सुमित्री काकी ने उसे इतना खिलाया कि वो हंसता था। काकी, मैं यहां से जाऊंगा तो 3 किलो बढ़ गया होऊंगा। सुमित्री ने कहा, तो मत जाओ। विनय हंसा, लेकिन चौथे दिन सुबह उसे जाना था, काम था। जाते वक्त उसने रेडियो को देखा। रामलाल ने कहा, कभी दोबारा आना। विनय ने कहा, जरूर। वो गया और रामलाल चबूतरे पर बैठे रहे। उन्होंने सोचा, एक रेडियो, एक पुराना रेडियो जिसकी जाली पीली पड़ गई है, जिसकी लकड़ी दरक रही है। उसने क्या किया? उसने एक बाप को बेटे से मिलाया, एक मां की 5 साल की प्रतीक्षा खत्म की, एक परिवार को वापस जोड़ा। और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि रेडियो में कोई जादू था। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक बेटे ने एक दिन हिम्मत करके माइक के सामने बैठकर अपनी मां के लिए 2 शब्द बोले, और तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। 1 हफ्ते बाद बघेलपुर में एक और शाम थी। रेडियो चल रहा था, लोग बैठे थे, चाय की खुशबू थी, लेकिन आज कुछ अलग था। रामलाल ने रेडियो का नॉब घुमाया, खड़खड़ाहट, और फिर एक आवाज। इस बार वो आवाज किसी खोए हुए की नहीं थी। ये एक पुराना भजन था, कोई भूला हुआ गाना, धीमा, गहरा। रामकली की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ये गाना मेरी मां गाती थी। सब चुप हो गए। वो भजन बजता रहा, धीमे धीमे, जैसे दूर से आ रहा हो, जैसे बहुत पुरानी किसी याद से। और उस पल में सब लोग कहीं और थे। कोई अपनी मां के पास था, कोई बचपन में, कोई उस पल में जो अब नहीं था। रेडियो ने वो किया जो रेडियो ही कर सकता है, उसने वक्त को पीछे ले जाया। मनोज शिवदीन के पास बैठा था, पार्वती दूसरी तरफ। वो भजन सुनते रहे, और गांव का वो चबूतरा, वो पुराना, थोड़ा टूटा हुआ, मिट्टी से बना चबूतरा
उस रात जैसे खिल गया। रेडियो की तरंगे हवा में उड़ती हैं, दूर से आती हैं, पहाड़ पार करती हैं, नदियां पार करती हैं, शहर पार करती हैं और आकर किसी चबूतरे पर एक पुराने रेडियो की जाली से टकराती हैं और वहां जो बैठे हैं वो सुनते हैं। बस इतना। लेकिन इस बस इतना में कितना कुछ है। उस रात जब सब चले गए और चबूतरा खाली हो गया, रामलाल अकेले बैठे रहे। आसमान में तारे थे, बहुत सारे तारे। अगहन की रात में आसमान साफ होता है, बादल नहीं, धुंध नहीं, बस एक काली चादर पर चमकते हुए असंख्य बिंदु। रामलाल ने ऊपर देखा। उन्हें याद आया कि उनके दादा कहते थे, तारे भी तरंगे हैं, बस बहुत पुरानी। रामलाल को तब यह बात समझ नहीं आई थी, आज भी पूरी नहीं आई, लेकिन कुछ कुछ लगा। हवा चली, ठंडी, हल्की, खेतों से गेहूं की महक आई। रामलाल ने रेडियो पर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी। उस ठंडी लकड़ी में कितने हाथों का स्पर्श था। दादाजी के हाथ, पिताजी के हाथ, और अब उनके अपने। तू थका नहीं अभी तक, रामलाल ने रेडियो से कहा। रेडियो चुप रहा। रामलाल उठे। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक बार मुड़कर देखा। चबूतरा खाली था, रेडियो वहीं था। कल शाम फिर लोग आएंगे और रेडियो उनका इंतजार करेगा, जैसे हमेशा करता आया है। बघेलपुर की सुबह एक जैसी थी और फिर भी हर सुबह अलग थी। अगले दिन की सुबह में एक खास बात थी। मनोज उठा था सूरज निकलने से पहले। वो बाहर आया। ओस गिरी हुई थी, घास पर, पत्तों पर, छत की मुंडेर पर। पूरब की तरफ आसमान धीरे धीरे लाल होने लगा था। पहले गहरा लाल, फिर नारंगी, फिर सुनहरा। मनोज ने वो सब देखा। मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में वो कभी सूरज उगते नहीं देखता था। कमरे में सोता था जब तक काम नहीं था। काम था तो इतनी जल्दी निकलना होता था कि अंधेरे में ही घर से निकलना पड़ता था। यहां ये था। वो चुपचाप खड़ा रहा, सूरज उगते देखा। दूर खेतों में कोई किसान निकल गया था। उसकी आकृति धुंधली थी, एक छोटी सी छाया जो धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ रही थी। मनोज को लगा कि वो 5 साल बर्बाद नहीं हुए, लेकिन ये भी लगा कि वो 5 साल जरूरी थे, क्योंकि अगर वो नहीं गया होता तो उसे पता नहीं होता कि यहाँ क्या है। घर की मिट्टी की महक, ओस, खेतों की हरियाली, माँ की चाय, बाबा का चुप रहना और वो पुराना रेडियो जिसने उसे वापस भेजा। उस सुबह रामलाल के घर कुछ और लोग आए। रमेश मास्टर आए। वो गांव के स्कूल में पढ़ाते थे, हिंदी और गणित। उनकी उम्र कोई 45 की होगी। वो पढ़े लिखे थे, शहर भी गए थे, लेकिन गांव से कभी नहीं गए। उन्होंने रामलाल से कहा, एक काम की बात करनी है। रामलाल ने कहा, बताओ। रमेश मास्टर ने कहा, मनोज का जो हुआ, रेडियो से संदेश फिर आना, इसकी बात पूरे इलाके में फैल गई है। कल मुझे बगल के गांव वाले मिले। उन्होंने पूछा कि सच है। रामलाल ने कहा, हाँ सच है। रमेश मास्टर ने थोड़ा झिझक कर कहा, उनके गांव में भी 2 परिवार हैं जिनके लड़के शहर गए और खबर नहीं। क्या? वो रुक गए। रामलाल समझ गए, क्या रेडियो से संदेश पहुंचाया जा सकता है? रमेश मास्टर ने हाँ में सिर हिलाया। रामलाल ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, रेडियो यंत्र है, वो संदेश नहीं पहुंचाता। संदेश वो इंसान पहुंचाता है जो हिम्मत करे। रमेश मास्टर चुप हो गए, लेकिन रामलाल ने आगे कहा, मनोज को बताओ, शायद वो उन्हें बता सके कि दिल्ली वाले रेडियो स्टेशन का पता क्या है। रमेश मास्टर की आंखें चमकी। हाँ, यही करते हैं। उस दोपहर मनोज से बात हुई। मनोज ने सोचा, फिर कहा, काका, वो स्टेशन हर शहर में नहीं है। दिल्ली में एक था, लेकिन एक काम हो सकता है। मैं विनय को फोन करता हूं, वो उन लड़कों से बात करेगा, जो भी मिले।
उन्हें बताएगा कि उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। रामलाल ने कहा, यह ज्यादा सीधा है। मनोज ने कहा, लेकिन काका, कभी कभी सीधे रास्ते पर चलने में डर लगता है। रामलाल ने उसे देखा। उन्होंने कहा, लेकिन डर से रुकना नहीं चाहिए। मनोज ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया। आपने ये मुझे पहले बताया होता। तुम पहले पूछते। दोनों हंसे और उस हंसी में एक उल्हाना था, एक माफी थी और एक नई शुरुआत। शाम को रेडियो फिर चला, लेकिन आज रात रामलाल ने कुछ अलग किया। उन्होंने नौक घुमाकर एक ऐसा चैनल खोजा जिस पर लोकगीत आते थे, पुराने गांव के, वो गाने जो खेत में, कुएं पर, शादियों में गाए जाते थे। एक गाना आया। रामकली ने आंखें खोली। ये गाना, उन्होंने कहा, पहचाना? किसी ने पूछा। पहचाना, मेरी नानी गाती थी। फसल कटाई के वक्त सब चुप हो गए। वो गाना धीरे धीरे बहता रहा। हवा में एक नमी थी उस रात, हल्की सी। ठंड और नमी मिलाकर एक ऐसी रात बनाती है जो आंखों को नींद में खींचती है। बच्चे एक एक करके अपनी मां की गोद में सिर रखने लगे। औरतें धीमे से बातें करती रहीं। मर्द चुपचाप बैठे रहे। रेडियो बजता रहा। उस रात जब रेडियो बंद हुआ और सब उठने लगे, मनोज रुका। वो चबूतरे पर बैठा रहा। शिवदीन ने पूछा, आता नहीं? थोड़ी देर। शिवदीन चला गया, पार्वती भी। मनोज अकेला बैठा रहा। रामलाल ने देखा और वो भी बैठ गए। देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आसमान में एक तारा टूटा। मनोज ने देखा। काका, उसने कहा। हाँ, उस रेडियो स्टेशन में जब मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि मां सुन रही है। सच में, जैसे वो वही थी। रामलाल ने रेडियो को देखा, फिर आसमान को। शायद थी। ये कैसे हो सकता है? रामलाल ने एक पल सोचकर कहा, मेरे दादा कहते थे, जब कोई किसी को बहुत सच्चाई से याद करे तो वो याद एक तरंग बन जाती है और तरंगे दूरी नहीं मानती। मनोज चुप रहा। मां 5 साल से रोज तुम्हें याद करती थी। रामलाल ने कहा, और तुम भी, भले ही बताते नहीं थे, रोज उन्हें याद करते थे। मनोज की सांस भारी हो गई। 2 तरफ से तरंगे चलती रहीं। रामलाल ने कहा, कभी न कभी मिलनी थी। मनोज ने आंखें पोंछी। वो उठा, रेडियो को एक बार छुआ। शुक्रिया, उसने रेडियो से कहा। रेडियो चुप रहा। मनोज मुस्कुराया और चला गया। रामलाल फिर अकेले थे। ठंडी हवा, झिंगुर की आवाज, दूर कहीं एक कुत्ते का भौंकना, और वो पुराना रेडियो, खामोश, ठंडा, अपनी जगह पर। रामलाल ने उसे देखा। कल फिर मिलते हैं, उन्होंने कहा, और अंदर चले गए। वो रात बघेलपुर में बहुत शांत थी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी। गेहूं के पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे। दूर कहीं धरनी नदी बह रही थी। उसकी आवाज रात को और साफ सुनाई देती थी। शिवदीन के घर में पहली बार 5 साल में सब सोए थे। पार्वती ने रात को उठकर एक बार मनोज के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज नहीं थी। वो वापस लेट गई और सो गई। वो नींद जो 5 साल से ठीक से नहीं आई थी, वो नींद उस रात गहरी आई। इसी तरह दिन बीतने लगे। मनोज ने खेती शुरू की, शिवदीन के साथ। पहले दिन वो थक गया। शहर में जो काम किया था वो अलग था, खेत का काम अलग। लेकिन धीरे धीरे हाथ बनने लगे। विनय ने फोन पर बताया कि उसने 2 और लड़कों से बात की। एक ने घर जाने का फैसला कर लिया, दूसरा सोच रहा था। रमेश मास्टर ने स्कूल में बच्चों को मनोज की कहानी सुनाई। कैसे एक आदमी शहर गया, भटका, लेकिन एक रेडियो ने उसे घर का रास्ता दिखाया। बच्चों ने ध्यान से सुना। एक बच्चे ने पूछा, मास्टर जी, रेडियो वाकई में बोलता है? रमेश मास्टर ने कहा, रेडियो नहीं बोलता, लेकिन वो सुनवाता है। बच्चे ने सोचा, फिर कहा,
ये दोनों अलग हैं। मास्टर ने कहा, हाँ, बहुत अलग। रामकली उन दिनों रामलाल के घर ज्यादा आने लगी थी। एक दिन आई और बोली, रामलाल, उस रेडियो में जो भजन आया था वो हर रोज आता है। रामलाल ने कहा, नहीं काकी, हर रोज अलग अलग आता है, लेकिन अगर कोशिश करे तो। रामलाल ने सोचा, चैनल याद है मुझे, शायद उस पर आता हो। उस शाम रामलाल ने वही चैनल खोला और वो भजन आया। रामकली बैठी सुनती रही, उनकी आंखें बंद थी। जब भजन खत्म हुआ, उन्होंने आंखें खोली। मां को याद आ गई। उन्होंने कहा, कोई नहीं बोला। रामकली ने कहा, वो बहुत पहले गई थी, लेकिन इस गाने में अभी भी है। जगन्नाथ दादा ने कहा, यही तो है। रामकली ने उन्हें देखा। जो गए, दादा ने कहा, वो गानों में रहते हैं, गंध में रहते हैं, उस पुरानी चीज की छुअन में रहते हैं जो उन्होंने छुई थी। सब चुप थे। इसीलिए दादा ने आगे कहा, पुरानी चीजें फेंकनी नहीं चाहिए। उन्होंने रेडियो की तरफ देखा। रामलाल समझ गए। उस दिन के बाद रामलाल ने रेडियो को और भी जतन से रखने का फैसला किया। उन्होंने उसकी जाली साफ की, एक मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछा, लकड़ी पर तेल लगाया ताकि और न दरके। रेडियो पहले से थोड़ा चमका। सुमित्री काकी ने देखा और कहा, अरे, नया लग रहा है। रामलाल ने कहा, नया नहीं, बस साफ, एक जैसा है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, साफ होना और नया होना एक जैसा नहीं। सुमित्री काकी ने सोचा और कहा, हाँ, ठीक है। उन दिनों बघेलपुर में एक छोटी सी बात शुरू हो गई। जो लोग रात को सोने जाते थे वो आपस में पूछने लगे, कल शाम रेडियो पर क्या आया? और जो आए थे वो बताते, गाना, खबर, नाटक। और कभी कभी वो अजीब खड़खड़ाहट जिसके बाद कोई आवाज आ जाती थी। लेकिन वो खड़खड़ाहट अब नहीं आई। मनोज की आवाज के बाद वो 2 बार आई थी, उसके बाद नहीं। शिवदीन ने एक दिन रामलाल से कहा, लगता है वो बंद हो गई। रामलाल ने कहा, शायद जो कहना था कह दिया। शिवदीन ने सोचा, फिर कहा, हाँ, और फिर उसके चेहरे पर एक शांति आ गई जो 5 साल से नहीं थी। एक और हफ्ता बीता। उस दिन शाम को रेडियो पर एक नया कार्यक्रम आया। रामलाल को पहले पता नहीं था। उन्होंने नॉब घुमाया और एक आवाज आई, नमस्ते, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम, अपने घर वालों के लिए संदेश। अगर आपके कोई अपने दूर हैं तो आज हम उन तक आपका संदेश पहुंचाएंगे। चबूतरे पर जो बैठे थे सब सीधे हो गए। रेडियो से एक के बाद एक संदेश आने लगे। कोई मां अपने बेटे के लिए बोल रही थी, कोई बाप अपनी बेटी के लिए, कोई बहन अपने भाई के लिए। एक औरत ने कहा, रामू, जब भी ये सुनो घर आ जाना, बस एक बार। रामू कौन था कोई नहीं जानता था, लेकिन उस आवाज में जो दर्द था उसे सबने महसूस किया। पार्वती ने मनोज का हाथ पकड़ लिया। मनोज ने हाथ नहीं छुड़ाया। शिवदीन की आंखें नम थी। जगन्नाथ दादा ने आंखें बंद कर ली। रेडियो संदेश बजाता रहा, एक के बाद एक, और हर संदेश में एक अलग घर था, एक अलग परिवार, एक अलग इंतजार। रामलाल ने सोचा, दुनिया में कितने लोग हैं जो किसी का इंतजार कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो घर लौटने से डरते हैं। शायद दोनों के बीच सिर्फ इतना फासला है, हिम्मत। एक हिम्मत माइक के सामने बैठने की, एक हिम्मत दरवाजा खटखटाने की, और बीच में रेडियो। उस रात जब लोग गए, रामलाल देर तक बैठे रहे। आसमान में चांद था, लगभग पूरा। उसकी रोशनी में चबूतरा नहाया हुआ था। रामलाल ने रेडियो को देखा। उन्होंने नॉब घुमाया। धीरे धीरे खड़खड़ाहट, एक गाना, खड़खड़ाहट, खामोशी, और फिर बहुत धीमे से, जैसे दूर से आ रही हो, एक आवाज।
पुरानी आवाज कब पाती हुई। रामलाल ने कान लगाए। वो आवाज कह रही थी, रामलाल बेटा। रामलाल के हाथ से नॉब छूट गया। वो आवाज उनके पिताजी की थी। उनके पिताजी जो 20 साल पहले गए थे। रामलाल की सांसें रुक गई। पिताजी, उन्होंने धीमे से कहा। खड़खड़ाहट और खामोशी। आवाज नहीं आई। रामलाल वहीं बैठे रहे बहुत देर तक। उनकी आंखें नम थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें पोंछी। दादाजी सही कहते थे, उन्होंने कहा, तरंगे कभी नहीं मरती। उन्होंने रेडियो को धीरे से थपथपाया। शुक्रिया, उन्होंने कहा और आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था। पिताजी वहां थे, तारों में, तरंगों में, उस पुरानी लकड़ी की छुअन में जो 3 पीढ़ियों के हाथ जानती थी। रामलाल उठे। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक बार और रेडियो को देखा। कल मिलते हैं, उन्होंने कहा और अंदर चले गए। उस रात बघेलपुर में सब सोए हुए थे। घर बंद थे। चूल्हे ठंडे थे। बच्चे अपनी अपनी रजाई में थे। ठंड धीरे धीरे गहरी हो रही थी। दूर धरनी नदी बहती रही। खेतों में गेहूं झूमता रहा। और रेडियो, वो पुराना रेडियो जिसकी जाली पीली थी, जिसकी लकड़ी दरकी थी, जो 3 पीढ़ियों का साथी था, वो चबूतरे पर चुपचाप बैठा रहा। उसके अंदर कोई तरंग नहीं थी अभी। लेकिन सुबह होगी, शाम होगी, लोग आएंगे और तरंगे फिर आएंगी, जैसे हमेशा आती है। 10:40 बघेलपुर में अगहन का महीना धीरे धीरे पूस में बदल रहा था। ठंड और गहरी हो गई थी। सुबह उठो तो छत पर ओस की मोटी परत होती थी। दरवाजे की कुंडी छुओ तो उंगलियां चौंक जाती थी। इतनी ठंडी। खेतों में धुंध इतनी घनी हो जाती थी कि 10 कदम आगे का दिखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन शाम को रेडियो के चबूतरे पर लोग आते रहे, रजाइयां लेकर, शॉल लपेटकर। कुछ लोग अपने साथ अंगीठी भी ले आते थे, छोटी सी मिट्टी की, जिसमें कोयले की आंच होती थी। सुमित्री काकी की चाय की पतीली और भी बड़ी हो गई थी। उन दिनों वो कहती थी, ठंड में चाय कम पड़ जाती है, और वो सच था। उन शामों में एक अलग ही गर्माहट थी। बाहर ठंड, अंदर चबूतरे पर लोग, चाय, रेडियो और वो अनकहा रिश्ता जो एक साथ बैठने से बनता है। मनोज उन शामों में बदल रहा था। पहले वो चुपचाप बैठता था, धीरे धीरे बोलने लगा, फिर हंसने लगा। और एक दिन, उस दिन रेडियो पर एक पुराना गाना आया, कोई लोकगीत। मनोज धीमे धीमे साथ में गुनगुनाने लगा। पार्वती ने सुना, उसकी आंखें भर आई। वो गाना वही था जो मनोज बचपन में गाया करता था। जब वो छोटा था, 8-10 साल का, तब वो खेत में बाबा के साथ जाता था और रास्ते में गाता था। शिवदीन ने भी सुना। उसने मनोज की तरफ नहीं देखा, बस अपनी चाय की प्याली को देखता रहा। लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो 5 साल से नहीं आई थी। रामकली उन दिनों धीमी हो गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बुढ़ापे की तकलीफें थी। घुटने दर्द करते थे। सांस कभी कभी भारी होती थी। लेकिन शाम को वो आती थी। हर शाम कोई न कोई उन्हें सहारा देकर लाता था। रामलाल ने एक दिन कहा, काकी आप मत आया करो, हम आपके घर रेडियो ले जाएंगे। रामकली ने कहा, नहीं। क्यों? रेडियो अकेले नहीं सुनते। रामलाल के पास जवाब नहीं था। उस एक वाक्य में जो सच्चाई थी, वो पूरी कहानी थी। रेडियो अकेले नहीं सुनते। एक शाम जगन्नाथ दादा ने रामलाल से कहा, रामलाल एक काम करो, बताओ दादा, इस रेडियो के बारे में लिखो, कागज पर, कब से है, किसने लाया, क्या क्या हुआ इसके आसपास। रामलाल ने कहा, मैं लिखता कहाँ हूं, रमेश मास्टर है,
उनसे कहो। रामलाल ने सोचा, क्यों दादा? जगन्नाथ दादा ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि हम सब एक दिन जाएंगे, उन्होंने कहा, यह रेडियो रहेगा। लेकिन जो कहानियां हमने इसके आसपास जिया, वो कहाँ जाएंगी? रामलाल चुप हो गए। कागज पर रहेंगी, दादा ने कहा। तरंगे हवा में उड़ती हैं, शब्द कागज पर टिकते हैं। रामलाल ने अगले दिन रमेश मास्टर से बात की। रमेश मास्टर राजी हो गए। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सब लोग बताएंगे, सिर्फ आप नहीं। हर वो इंसान जिसके पास इस रेडियो से जुड़ी कोई बात है। रामलाल ने कहा, ठीक है। और इस तरह शुरू हुई एक और कहानी। हर शाम रेडियो सुनने के बाद रमेश मास्टर एक कागज निकालते और पूछते। किसी ने बताया, एक बार रेडियो पर देश की आजादी की खबर आई थी। मेरे बाबा ने सुनी थी, वो रोए थे। किसी ने बताया, एक बार रेडियो पर बाढ़ की चेतावनी आई थी। हम लोग उसी से जाने और बच गए। किसी ने बताया, मेरी शादी की तारीख रेडियो पर पंडित जी ने सुनकर तय की थी, मुहूर्त के लिए। रमेश मास्टर लिखते जा रहे थे और धीरे धीरे एक के बाद एक उस रेडियो की कहानियां कागज पर उतरने लगी। वो एक रेडियो की कहानी नहीं थी, वो एक गांव की कहानी थी। एक पीढ़ी की नहीं, 3 पीढ़ियों की। उन सबकी जिन्होंने उस चबूतरे पर बैठकर कुछ सुना था। उन शामों में धीरे धीरे एक बदलाव आया। रेडियो वही था, चबूतरा वही था, चाय वही थी। कागज पर रहेंगी, दादा ने कहा। तरंगे हवा में उड़ती हैं, शब्द कागज पर टिकते हैं। रामलाल ने अगले दिन रमेश मास्टर से बात की। रमेश मास्टर राजी हो गए। उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सब लोग बताएंगे, सिर्फ आप नहीं। हर वो इंसान जिसके पास इस रेडियो से जुड़ी कोई बात है। रामलाल ने कहा, ठीक है। और इस तरह शुरू हुई एक और कहानी। हर शाम रेडियो सुनने के बाद रमेश मास्टर एक कागज निकालते और पूछते। किसी ने बताया, एक बार रेडियो पर देश की आजादी की खबर आई थी। मेरे बाबा ने सुनी थी, वो रोए थे। किसी ने बताया, एक बार रेडियो पर बाढ़ की चेतावनी आई थी। हम लोग उसी से जाने और बच गए। किसी ने बताया, मेरी शादी की तारीख रेडियो पर पंडित जी ने सुनकर तय की थी, मुहूर्त के लिए। रमेश मास्टर लिखते जा रहे थे और धीरे धीरे एक के बाद एक उस रेडियो की कहानियां कागज पर उतरने लगी। वो एक रेडियो की कहानी नहीं थी, वो एक गांव की कहानी थी। एक पीढ़ी की नहीं, 3 पीढ़ियों की। उन सबकी जिन्होंने उस चबूतरे पर बैठकर कुछ सुना था। उन शामों में धीरे धीरे एक बदलाव आया। रेडियो वही था, चबूतरा वही था, चाय वही थी। लेकिन लोग थोड़े बदल गए थे। जो पहले अकेले बैठते थे, वो अब पास पास बैठने लगे। जो पहले कम बोलते थे, वो अब थोड़ा ज्यादा बोलने लगे। और जो पहले जल्दी उठ जाते थे, वो अब देर तक रुकने लगे। रेडियो ने ये किया था? नहीं, रेडियो ने नहीं किया था। मनोज की वापसी ने किया था, या उस आवाज ने जो रेडियो पर आई थी, या शायद शिवदीन के आंसुओं ने, या रामकली के कटोरे से गिरी चाय ने, या जगन्नाथ दादा की उस बात ने। तरंगे मां तक पहुंचती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका एक कारण नहीं होता, सब मिलकर होती हैं। पूस का महीना आधा बीत गया था। एक शाम रामलाल ने नौक घुमाया तो एक अजीब आवाज आई। वो खड़खड़ाहट नहीं थी, कोई गाना भी नहीं था। वो एक शांत गहरी आवाज थी, जैसे कोई दूर से, बहुत दूर से कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आए। रामलाल ने नॉब को थोड़ा और घुमाया। आवाज साफ नहीं हुई। फिर अपने आप धीरे धीरे वो आवाज गाने में बदल गई। एक भजन, वही भजन जो रामकली की मां गाती थी। रामकली ने आंखें बंद कर ली और उस रात वो भजन पूरा आया, शुरू से अंत तक। जब खत्म हुआ
तो एक पल के लिए कोई नहीं बोला। रामकली ने आंखें खोली। उन्होंने रामलाल को देखा। रामलाल ने उन्हें देखा। कुछ नहीं बोले, लेकिन दोनों ने जाना कि आज की रात कुछ खास थी। उस रात रामकली देर तक बैठी रही। सब चले गए। शिवदीन गया, मनोज गया, पार्वती गई, हरखू मुखिया गए, रमेश मास्टर गए। जगन्नाथ दादा जाते जाते रुके। उन्होंने रामकली को देखा। जाती नहीं? उन्होंने पूछा। थोड़ी देर। दादा ने सिर हिलाया और चले गए। रामलाल भी रुके। रामकली ने कहा, रामलाल, ये रेडियो, इसे संभालना। संभाल रहा हूं काकी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। रामकली ने रेडियो की तरफ देखा। इसे संभालना, लेकिन उससे ज्यादा इसके आसपास जो है उसे संभालना। रामलाल ने पूछा, क्या? ये इकट्ठा होना, ये साथ बैठना, ये चाय, ये बातें, ये लोग। रामकली की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जो वजन था वो रामलाल तक पहुंचा। रेडियो टूट सकता है, रामकली ने कहा, बंद हो सकता है, लेकिन जो तुमने बनाया है यहां, ये नहीं टूटना चाहिए। रामलाल ने कहा, नहीं टूटेगा काकी। रामकली ने उन्हें देखा लंबे समय तक, फिर धीरे से कहा, अच्छे हो बेटा, और वो उठीन। रामलाल ने उन्हें सहारा दिया। वो चली गई। रामलाल अकेले बैठे रहे। रेडियो बंद था। ठंड थी। चांद बादलों के पीछे था, और वो चबूतरा, वो पुराना मिट्टी का चबूतरा, जिस पर आज 3 पीढ़ियां बैठी थी, जिस पर हंसी थी, रोना था, चाय थी, संगीत था, संदेश था, इंतजार था, वापसी थी। वो चुपचाप था। रामलाल ने उस चबूतरे पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन हाथ के नीचे कुछ था, एक गर्माहट जो मिट्टी के नीचे से आ रही थी, जैसे जमीन याद कर रही हो उन सब पलों को जो उस पर बिते थे। रामलाल ने आंखें बंद कर ली और वो सब महसूस किया। दादाजी की आवाज, पिताजी का हाथ, वो पहली शाम जब उन्होंने खुद रेडियो चलाया था, वो शाम जब मनोज की आवाज आई थी, वो शाम जब पिताजी की आवाज आई थी, और वो सब शामें जब लोग बस बैठे थे, सुन रहे थे, एक दूसरे के पास थे। ये सब तरंगे थी जो उस चबूतरे में, उस रेडियो में, उस मिट्टी में समाई हुई थी और कभी नहीं जाएंगी। रामलाल ने आंखें खोली। उन्होंने रेडियो को एक बार और देखा। कल मिलते हैं, उन्होंने कहा, और उठे। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक बार मुड़कर देखा। चबूतरा खाली था, लेकिन उन्हें खाली नहीं लगा, क्योंकि वहां उस खालीपन में सब थे। दादाजी थे, पिताजी थे, रामकली की मां थी, वो सब जो आए और गए, और वो सब जो कल आएंगे। रामलाल मुस्कुराए और अंदर चले गए। वो रात बघेलपुर में धीरे धीरे गहरी हो रही थी। एक एक करके घरों के दिए बुझ रहे थे। पहले एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे गांव सो रहा था। धीरे धीरे एक एक सांस लेते हुए खेतों में गेहूं हिल रहा था। बहुत धीरे, जैसे वो भी नींद में था। धरनी नदी बह रही थी। उसकी आवाज रात को और गहरी हो जाती थी। जैसे दिन में वो बहुत काम करती थी और रात को थोड़ा सुस्ताती थी। ठंड थी, लेकिन वो ठंड कड़वी नहीं थी। वो वैसी ठंड थी जो रजाई को और गर्म लगाती है, जो आंखों को नींद की तरफ खींचती है, जो सब कुछ, हर चिंता, हर सवाल, हर बेचैनी को धीरे धीरे ढक लेती है। शिवदीन के घर में मनोज सो गया था। वो अपनी उसी पुरानी खाट पर था जिस पर बचपन में सोता था। खाट की बुनाई थोड़ी ढीली हो गई थी, लेकिन वो वही थी। उसकी सांसें गहरी और शांत थी। पार्वती कभी कभी उठकर देखती थी, और हर बार वही होता। मनोज सोया हुआ था, शांत।
पार्वती वापस लेट जाती और एक नींद जो 5 साल से छिछली थी वो धीरे धीरे गहरी होने लगती। शिवदीन सो गया था। उसके चेहरे पर जो सालों से एक खिंचाव था, जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो, वो अब नहीं था। उसके चेहरे पर बस शांति थी, जो शांति होती है जब कोई खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। रामकली के घर में वो लेटी थी, आंखें बंद थी। उनके होंठ हल्के से हिल रहे थे। वो भजन था, वही जो आज रेडियो पर आया था। वो अपनी मां के साथ गा रही थी, मन में, उस जगह जहां कोई नहीं जाता। और उस भजन की धुन में धीरे धीरे वो नींद में उतर गई। जगन्नाथ दादा के घर में वो अपनी लाठी दीवार से लगाकर सो गए थे। उनकी सांस इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए कान लगाना पड़े, लेकिन वो थी। और उनके चेहरे पर वो शांत मुस्कान थी जो शाम को भी थी। रमेश मास्टर के घर में उनके पास वो कागज थे जिन पर उन्होंने लिखा था। वो सोने से पहले एक बार पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भारी होने लगी। कागज हाथ में था और नींद आ गई। रामलाल के घर में सुमित्री काकी पहले सो गई थी। रामलाल लेटे थे, छत को देख रहे थे। छत पर कुछ नहीं था, बस सफेद, थोड़ी पुरानी, थोड़ी दरकी, लेकिन रामलाल उसमें कुछ देख रहे थे। शायद दादाजी का चेहरा, शायद पिताजी का हाथ, शायद वो सब शामें। रामलाल की पलकें भारी होने लगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा थी, लेकिन रजाई गर्म थी। बाहर से धरनी नदी की आवाज आ रही थी, बहुत धीमे, जैसे कोई लोरी हो। और खेतों से वो हल्की सी आवाज जो हवा और गेहूं के पत्तों के बीच होती है। रामलाल की आंखें बंद हो गई और नींद आ गई। बघेलपुर सो गया। पूरा गांव, 63 घर, हर घर में हर कोई। और वो चबूतरा जहां रेडियो था, वो भी जैसे सो गया। ठंडी हवा उसके आसपास से गुजरी। रेडियो की जाली में से हवा निकली और उसमें बहुत धीमे, इतने धीमे कि कोई नहीं सुन सका, एक आवाज थी। वो किसकी आवाज थी? दादाजी की, या पिताजी की, या रामकली की मां की, या उन सबकी जो गए थे, या बस हवा की? कोई नहीं जानता, लेकिन वो आवाज थी और उसमें कुछ था, कुछ जो कहता था, सब ठीक है, सब ठीक है, सो जाओ, सो जाओ। रात गहरी है और नींद, नींद तुम्हारी है। धरनी बहती रही, गेहूं हिलता रहा। ठंड धीरे धीरे और गहरी होती गई। आसमान में तारे चमकते रहे और बघेलपुर, वो छोटा सा गांव जो एक हथेली में समा जाए, वो सोता रहा। गहरी नींद में, शांत नींद में, उस नींद में जो तब आती है जब कोई खोया हुआ मिल जाए, जब कोई अनकही बात कह दी जाए, जब तरंगे, वो अदृश्य अनंत तरंगे, अपनी जगह पहुंच जाए। शुभ रात्रि।